बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का 2014 का पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज है, उसकी स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। स्टेटमेंट है विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। इस एमसीक्यूज़ में इन्होंने कहा है कि कौन सी लेयर है जो कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एमसीक्यूज़ ओएसआई मॉडल वाले टॉपिक में से लिया गया है। वहाँ पे जो हर लेयर होती है ना, उसकी मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो वो सोर्स टू डेस्टिनेशन की रिस्पॉन्सिबल है, कि यानी कि वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है कि सोर्स से, यानी कि जो सेंडर है उससे डेस्टिनेशन, यानी कि रीड जो आपके पास रिसीवर है वहाँ तक मैसेज सही से पहुँचना चाहिए। इसी तरह आपके पास और भी लेयर्स हैं। डेटा लिंक लेयर वो नोड टू नोड की रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो एमसीक्यूज़ है इसमें इन्होंने हमसे पूछा है प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी कि कोई एक टास्क, कोई एक काम, उसकी जो रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों, वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी की। इसी तरह बाकी लेयर्स का भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। सेकंड है ट्रांसमिशन डेटा रेट इज़ डिसाइडेड बाय। जो डेटा रेट है, यानी कि जो आपने डेटा ट्रांसफ़र करना है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये एमसीक्यू भी ओएसआई मॉडल से लिया गया है। तो ओएसआई में जैसे कि आपको पता है 7 लेयर्स हैं, तो कौन सी लेयर है जो ये डिसाइड करेगी कि आपका ट्रांसमिशन डेटा रेट कितना होना चाहिए, यानी कि आप लोग कितना डेटा एट अ टाइम सेंड कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर क्यों आंसर है? क्योंकि देखिए जो फिज़िकल लेयर्स है वो वायर्स वगैरह से रिलेटेड है और केबल्स वगैरह से। तो अब कौन सी जो केबल है वो कितना डेटा सेंड कर सकती है, वो उस केबल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब जितनी अच्छी केबल होगी वो उतना ज़्यादा डेटा सेंड कर सकती है। तो इसलिए ये जो काम है कि कितना डेटा रेट होना चाहिए, ये हमें फिज़िकल लेयर से पता चलता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यूज़ है कंप्यूटर नेटवर्क इज। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सिंपल सी बात है, इन्होंने पूछी है कि नेटवर्क क्या है। अब इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे कि क्या वो कंप्यूटर नेटवर्क को ऑप्शन डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपके पास कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर। अगर हम इसको स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन की स्टेटमेंट से देखें कि कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑप्शन क्या है? कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट, यानी कि जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन एंड कंप्यूटर का। तो ऐसा ही है ना, जब हम नेटवर्क्स बनाते हैं तो वो कलेक्शन होती है, एक तो बहुत से कंप्यूटर और बहुत से हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स में अगर हम देखें ये स्विचेस, राउटर्स, केबल्स, ये सारी चीज़ें, तो एग्जैक्टली नेटवर्क ये चीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन हम बाकी भी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी है, उसमें कह रहे हैं इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क में अगर हम देखें तो वो क्या इंटरकनेक्टेड होता है कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू। एग्जैक्टली जितने कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं हमारे पास, यानी कि वो पाथ जिनसे डेटा सेंड होता है वो सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। एग्जैक्टली ये भी बात ठीक है। ऑप्शन सी को देखें, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। क्या कंप्यूटर नेटवर्क बच्चों रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को शेयर करता है? एग्जैक्टली ऐसा करता है, क्योंकि अगर एक हम नेटवर्क बनाते हैं अपने कॉलेज की लैब में, जिसमें तकरीबन आपके पास 9 to 10 कंप्यूटर्स हैं और एक उसमें प्रिंटर को यूज़ करते हैं, तो प्रिंटर एक रिसोर्स है आपके पास, तो वो जो रिसोर्स है शेयर हो रहा है आपस में। तो हम कह सकते हैं ना कि जो नेटवर्क है वो रिसोर्सेज को और इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करता है। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। एग्जैक्टली ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए, बी, सी तीनों करेक्ट थे। स्टेटमेंट 4 की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट 4 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ओएसआई लेयर्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू टीसीपी आईपी एप्लीकेशन लेयर। देखें कि बहुत से क्वेश्चन आपके ओएसआई मॉडल में से आए हुए हैं। तो यहाँ पे अब इन्होंने पूछा है कि कौन सी लेयर है जो कि टीसीपी आईपी एप्लीकेशन लेयर से करस्पॉन्ड करती है। यानी कि करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि सिमिलर है, उसकी तरह है। यानी कि टीसीपी आईपी की कौन सी लेयर जो है, जो टीसीपी आईपी की एप्लीकेशन लेयर है वो ओएसआई की किस लेयर से सिमिलर है। तो देखें, मैं आपको पहले इस चीज़ के बारे में बताऊं कि हमने पढ़ा था 7 लेयर्स हैं आपके पास ओएसआई मॉडल में, और जो
TCP/IP है वो किसी TCP/IP में 4 लेयर्स होती हैं और किसी में 5 होती हैं। अगर 5 वाला है तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है और इसके अलावा आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन लेयर है, ये तीनों मिल के TCP/IP में एक लेयर बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर। तो जो TCP/IP की एप्लीकेशन लेयर है वो OSI की बच्चों एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन तीनों से मिलके बनी हुई होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। स्टेटमेंट जो है उसकी हम देखते हैं। वो कह रहे हैं the time taken by the disk arm to locate the specific address of a sector for getting information is called। कहते हैं जो टाइम लिया जाता है डिस्क आर्म से, यहाँ हार्ड डिस्क के आर्म की बात हो रही है, ताकि लोकेट किया जा सके, लोकेट यानी सर्च किया जा सके किसी खास एड्रेस को एक सेक्टर में जिससे जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उसको। तो देखें ये हार्डवेयर के बारे में हार्ड डिस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ड डिस्क होती है वो बच्चों मुख्तलिफ प्लेटर से मिलकर बनी होती है। अब जो प्लेटर्स होते हैं आप लोगों के पास उसके अंदर आपके पास ना सेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। तो यानी कि अब हर सेक्टर में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो वहाँ पे आपके पास एक रीड राइट हेड कह लें या आप लोग कह लें कि आपके पास एक सेक्टर आप लोग कह सकते हैं हार्ड डिस्क का आर्म होता है जो कि उस इंफॉर्मेशन को ढूंढता है। अब यहाँ पे जो टाइम लिया जाता है हार्ड डिस्क आर्म की तरफ से, यानी कि हार्ड डिस्क आर्म जो टाइम लेता है ताकि किसी एक ख़ास सेक्टर में जाके एक इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सके, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, सीक टाइम कहते हैं। सही है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो सीक टाइम है। स्टेटमेंट 6 है, विच टेक्निक वाज इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज अ सिंगल जॉब कुड नॉट कीप बोथ द CPU एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिजी। कहते हैं कि कौन सी टेक्निक है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो एक जॉब है ना वो हम लोग उस एक जॉब में, एक काम में हम CPU को और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक साथ बिजी नहीं कर सकते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो मल्टी प्रोग्रामिंग है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग क्या, देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग कहती है कि आप लोग एट अ टाइम रैम में यानी कि मेन मेमोरी में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस लेकर आएँ। तो उससे होता क्या है कि लेट्स सपोज आप लोग एक प्रोसेस जो है लेकर आ रहे हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास जो है हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, ये आपके पास मेन मेमोरी यानी कि रैम है और ये आपके पास लेट्स सपोज क्या है, CPU है। अब यहाँ पे देखें हार्ड डिस्क से एक प्रोसेस रैम में आया, वो चला गया CPU के पास। अब यहाँ पे जो काम CPU के पास वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ से उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट यानी कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, तो वो चला जाएगा इनपुट आउटपुट के लिए। अब इतनी देर जब तक वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट वाला काम करता रहेगा CPU फ्री होगा। तो इस को हल करने के लिए जो हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग है, यानी आप लोग एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है रैम में ले आओ। अगर 4 से 5 प्रोसेसेस रैम में आएंगे तो एक CPU के पास गया, CPU की तरफ के पास से वो इनपुट आउटपुट के लिए चला गया, तो हम दूसरे प्रोसेस को CPU में भेज देंगे। तो अगर दूसरा भी चला जाता है तो तीसरे को भेज देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो CPU है वो भी बिज़ी रहता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी बिज़ी रहती हैं। तो ये जो टेक्निक थी ताकि हम CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दोनों को बिज़ी रख सकें, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। स्टेटमेंट जो 7 है वो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू। यहाँ पे है कि जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, यानी कोऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो अब वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन तो मैसेजेस वाला ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि मैसेजेस के अलावा एक और तरीका भी होता है जिससे इंटर प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब वो दूसरा मेथड क्या है मैसेजेस के अलावा, वो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि दूसरा तरीका क्या होता है।
अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है 8 पीसीबी इक्वल टू, यानी कि ये पूछ रहे हैं पीसीबी स्टैंड्स फॉर, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पीसीबी जो स्टैंड्स फॉर है वो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और ये एमसीक्यू अक्सर आ जाता है। स्टेटमेंट 9 की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज़ टू, यानी कि प्राइमरी जॉब का मतलब है जो अहम जॉब है, इंपॉर्टेंट जॉब, यानी अहम काम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अहम काम क्या होता है। ऑप्शन है कमांड रिसोर्सेज, मैनेज रिसोर्सेज, प्रोवाइड यूटिलिटीज़, बी यूज़र फ्रेंडली। अगर देखा जाए तो ये सारे ऑप्शंस जो है ना, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको पता है कि वो यूज़र फ्रेंडली भी इंटरफेस होना चाहिए, यूटिलिटीज़ भी, और कमांड रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ। लेकिन जो अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो ऑप्शन बी, यानी कि कौन सी है, मैनेज रिसोर्सेज। क्योंकि जो असल काम के लिए बनाया गया था वो यही था कि हमारे पास एक से ज़्यादा रिसोर्सेज होते थे, और मुख्तलिफ प्रोसेसेस को जब वो रिसोर्सेज चाहिए होते थे तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ जाता था। तो अहम काम इसका क्या है, मैनेज रिसोर्सेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि 10 एमसीक्यूज है। स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरियन टू इवेल्युएट अ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। कह रहे हैं कि जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा क्राइटेरिया यूज़ होता है ताकि हम इवेल्युएट कर सकें एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को। इवेल्युएट का मतलब होता है उसको एक तरीके से जज करना, बताएं कि आप लोगों का ये जो स्केड्यूलिंग एल्गो है वो ठीक है या ठीक नहीं है। देखिए मुख्तलिफ स्केड्यूलिंग एल्गो है, तो कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, उसके लिए हमारे पास ना मुख्तलिफ हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम लेना। कीप सीपीयू यूटिलाइजेशन एज हाई हैव पॉसिबल। एग्जैक्टली जो एल्गो ये काम कर रहा है तो वो उसमें क्या है कि वो एल्गो आपका ऑफ कोर्स अच्छा है। ऑप्शन बी थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब है नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, यानी कि आपके थ्रूपुट का मतलब है कि कितने प्रोसेसेस आपके एक यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखें जो एल्गो है वो आपका थ्रूपुट वाली आपको काम करके दे रहा है, तो यानी कि वो अच्छा है। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड रेडी टू रन बट नॉट रनिंग। तो ये आपको बता रहे हैं कि वेटिंग टाइम के वो टाइम जो कि स्पेंड किया स्पेंड रेडी टू रन बट नॉट रनिंग। तो अच्छा कि वो टाइम वेटिंग टाइम होता है ना कि जब एक प्रोसेस जो है जब वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा लेकिन वो क्या है, वो वेट कर रहा है रन होने के लिए। तो इसमें ये तीनों जो है ना ये चीज़ देख रहे होते हैं। तो ये इन क्राइटेरियाज पे अगर आपका काम कर रहा है सीपीयू तो वो बेस्ट है। तो इसका ऑप्शन 10 वाला जो है वो करेक्ट है। तो ये 10 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। इनमें अगर कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।